गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जसवंत, प्रियंका, सानिया, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, जैसा कल की क्लास में अपन ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था और अपना जो न्यू टॉपिक था वो था प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक तत्व। हमने जो सामान्य परिचय था पादप पोषक तत्वों का, पोषक तत्व क्या है, पादप पोषक तत्व क्या है, अनिवार्य पादप पोषक तत्व क्या होते हैं, ये कितनी प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें कल की क्लास में की थी। आज हम थोड़ा सा उससे आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट अगले जो हमारे टॉपिक हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भानु राजपूत, गुड इवनिंग। उमेश, जय श्री कृष्णा। ममता टेलर, हॉर्टिकल्चर की क्लास नहीं ले रहे हो क्या? बिल्कुल लेंगे, हॉर्टिकल्चर की भी लेंगे। थोड़ा सा एग्रोनॉमी को हम स्पीड पे ले आते हैं पटरी पे, उसके बाद हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए अब हम सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। बेसिकली अपना जो पॉइंट चल रहा था पादप पोषक तत्वों में, अब जो अगली अपनी हेडिंग रहने वाली है वो हेडिंग रहेगी पोषक तत्वों के स्रोत। पोषक तत्वों के स्रोत, पोषक तत्वों के स्रोत। चलिए, जनरल वे में एक प्रश्न तो में ऐसे पूछा जाता है कि पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कहां से होती है। तो जनरली मैं आपको एक चीज बता दूं, पोषक तत्वों की प्राप्ति पादपों को दो जगह से होगी। या तो मैं क्या कह सकता हूं, वायु व जल, वायु व जल, और दूसरी में क्या कह सकता हूं, मृदा। ठीक है, जिन तत्वों की प्राप्ति वायु और जल से होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वायवीय तत्व कहा जाता है। वायवीय तत्व ध्यान रखना। जिन तत्वों की प्राप्ति मृदा से होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें खनिज तत्व कहा जाता है। तो जब कभी आप लोगों से अगर प्रश्न पूछ ले कि खनिज तत्व कौन कौन से हैं, वायवीय तत्व कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना वायवीय तत्व हमारे तीन हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर मैं खनिज तत्वों की बात करूं तो कितने हैं, 14। जो बाकी हमारे 14 तत्व है वो कैसे हैं, वो हमारे खनिज तत्व। तो ये बात आप लोग बेसिकली ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पादप पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रियंका मीना, पटरी पे लाएंगे सर इकोनॉमी का। हाँ बिल्कुल, पटरी पर ही आ जाएगी 2-3 दिन में, टॉपिक खिंच जाएंगे आपके। अब जनरली पोषक तत्वों के स्रोत की बात करें हम कि पोषक तत्वों की प्राप्ति कहां से होती है, तो एक तो मैं कह सकता हूं क्या है, खाद एवं उर्वरक। पोषक तत्व पादपों को कहां से प्राप्त होते हैं, खाद एवं उर्वरकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है सर। दूसरी में अगर बात करूं कहां से प्राप्त होंगे, मृदा सुधारक। मृदा सुधारक की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम जिप्सम का उपयोग करते हैं, पाइराइट का उपयोग करते हैं, तो जिप्सम और पाइराइट में क्या है, पोषक तत्व भी तो पाए जा रहे हैं। तो मृदा सुधारकों से भी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव भी क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कैसे, जैसे हमने पढ़ा है कि मिट्टी के अंदर राइजोबियम होता है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है। वैसे भी और भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एक में अगर बात करूं पोषक तत्वों की प्राप्ति कहां से होती है, वर्षा से होती है। कहां से होगी, वर्षा से। अब ये वर्षा से कैसे प्राप्त होगी, वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, और जैसे ही बरसात होती है वायुमंडल की नाइट्रोजन पानी के साथ में कहां जाती है, मिट्टी में जाती है। तो पादपों को क्या मिल गया, पोषक तत्व नाइट्रोजन मिल गया। ऐसी में बात करूं तो नेक्स्ट में कह सकता हूं आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली, और आकाशीय बिजली के द्वारा क्या होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो भी मिट्टी के अंदर पहुंचती है। तो आकाशीय बिजली हो गई, वर्षा हो गई, सूक्ष्मजीव हो गए, मृदा सुधारक हो गए, और खाद एवं उर्वरक हो गए। अगर हमें कभी प्रश्न पूछ ले कि मृदा में पोषक तत्वों के स्रोत क्या क्या हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, तो बेसिकली हम याद रखेंगे अब खाद एवं उर्वरक, मृदा सुधारक, मृदा सूक्ष्मजीव, वर्षा, और अगर हम कहें तो आकाशीय बिजली। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं तो नेक्स्ट में एक पॉइंट और आएगा, हमें पॉइंट पूछा जाएगा पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। जनरल वे में अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट हमें पूछा जाएगा कि जो हमारे पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व, इनकी मात्रा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि सबसे पहला और सबसे जो इंपोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हमारा आएगा मात्रा को प्रभावित करने वाला, वो आएगा मृदा पीएच। क्या प्रभावित करता है, मृदा पीएच।
मृदा पीएच सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। अभी हम आगे जब मृदा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको यहां भी बता दूं, यहां भी आपको बता दूं, अगर हमारी मृदा कैसी है, अम्लीय है, तो अम्लीय मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? आयरन है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, ये तो अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। ऐसे ही में अगर बात करूं कि हमारी मृदा कैसी है, क्षारीय है, क्षारीय, तो क्षारीय मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? बेसिकली हम याद रखेंगे, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्षारीय मृदा में पाए जाते हैं। एक जो सबसे इंपोर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है, जो कि 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है, उदासीन मृदा। उदासीन मृदा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फास्फोरस है। और इसीलिए हम फास्फोरस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल तत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल तत्व। 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में प्रश्न पूछा गया था कि किस तत्व को न्यूट्रल तत्व कहा जाता है, तो कौन सा तत्व होगा? वो आपका फास्फोरस तत्व हो जाएगा। फास्फोरस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल तत्व कहेंगे। अब मृदा पीएच के अलावा और कौन कौन से ऐसे कारक हैं तो पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करेंगे? चलिए नेक्स्ट, दूसरा है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा सूक्ष्म जीव, किसी भी मिट्टी में जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व उतने ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ऐसे ही मैं कह सकता हूं मृदा कार्बनिक पदार्थ। इसी मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं तो मृदा उपजाऊ होगी, यानी उसके अंदर पोषक तत्व होंगे। और कार्बनिक पदार्थ कम है तो वो कम उपजाऊ होगी, यानी पोषक तत्व उसके अंदर कम पाए जाएंगे। ऐसे ही में बात करूं नेक्स्ट क्या होगा? मृदा की स्थलाकृति। मृदा की स्थलाकृति, मृदा की स्थलाकृति। अब मृदा की स्थलाकृति का मतलब क्या है? स्थलाकृति का मतलब मृदा की बनावट। मृदा की बनावट कैसी है? जैसे मान लो आपने देखा होगा कुछ मृदा ऐसी होती है, अब जो पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा है उनकी अपेक्षा जो मैदानी भागों की मृदा होती है उनमें पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं? ज्यादा। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर जैसे बरसात होगी जो उपजाऊ मिट्टी है वो मैदानी भागों की तरफ चली जाती है। हम कह सकते हैं कि पहाड़ी या उबड़ खाबड़ क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी भागों में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो क्या प्रभावित करेगा? धनायन विनिमय क्षमता भी प्रभावित करती है। धनायन विनिमय क्षमता को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं सीईसी। सीईसी, सीईसी, ये जब मृदा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सीईसी या धनायन विनिमय क्षमता भी क्या करेगी? पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करेगी। या एक बात याद रखना, अगर किसी मृदा में क्षारीय तत्व पाए जाएंगे तो सीईसी ज्यादा होगी, और अगर अम्लीय तत्व पाए जाएंगे तो सीईसी कम होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर सीईसी का मान ज्यादा है तो मिट्टी के अंदर कौन से तत्व हैं? क्षारीय। सीईसी का मान कम है तो मिट्टी के अंदर कौन से तत्व हैं? अम्लीय तत्व हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आ जाएगा, जैसे जैव मंडल है। अब ये नॉर्मल कारक हो जाएंगे। जैव मंडल भी प्रभावित करेगा, जैव मंडल। इसके अलावा मैं अगर कहूं तो जलवायु भी प्रभावित करेगी, जलवायु। ठीक है, इसके अलावा जो मृदा के पैतृक पदार्थ हैं वो भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आप लोगों से सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो जो भी हमने ये कारक लिखे हैं ये सारे के सारे कारक क्या करते हैं? पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करते हैं। चाहे वो मृदा पीएच हो, चाहे वो मृदा सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो मृदा कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे वो मृदा की स्थलाकृति हो, चाहे मृदा की धनायन विनिमय क्षमता हो, चाहे जैव मंडल हो, चाहे जलवायु हो, चाहे पैतृक पदार्थ हो, सारे के सारे कारक क्या करेंगे? पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये पहले 2 पॉइंट आज के हमारे क्लियर हुए, पोषक तत्वों के स्रोत और दूसरे पोषक तत्वों के कारक। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं अगले पॉइंट पर, और अपना अगला पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना पोषक तत्वों का अधिग्रहण। और ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या है? पोषक तत्वों का अधिग्रहण। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यहां से एग्जाम में, अधिग्रहण। अब जर्नली अगर मान लो हम पोषक तत्वों के अधिग्रहण की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पादप होते हैं हमारे, वो पादप पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करते हैं। पादपों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अधिग्रहण कहलाती है। अब सबसे पहली और इंपोर्टेंट बात यहां पर यह है कि पादपों में जो पोषक तत्वों का अधिग्रहण होता है वो 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होगा? 4 चरणों में।
और इन चरणों से ही हमें सवाल पूछा जाता है। अब 4 चरण कौन कौन से हैं, पहले तो मैं उनको आपको लिखा दूं। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, हम किसी भी उर्वरक का मिट्टी के अंदर अगर उपयोग करेंगे तो ठोस रूप में करेंगे। तो पहले क्या होगा, वो ठोस रूप से द्रव के रूप में परिवर्तित होगा। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी हमारा उर्वरक है उसका ठोस रूप से द्रव के रूप में परिवर्तन होता है। तो मैं कहता हूं सबसे पहली अवस्था क्या आती है, ठोस रूप से द्रव रूप में परिवर्तन या विलयन के रूप में परिवर्तन। कोई भी अगर हम उर्वरक मृदा के अंदर डालते हैं, खेत के अंदर डालते हैं, तो सबसे पहली क्रिया यही होगी कि वो ठोस रूप से द्रव के रूप में परिवर्तित होगा। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मान लो ये द्रव रूप में परिवर्तित हो गया, इसके बाद इसका क्या होगा, पादप जड़ों पर अधिशोषण होगा। पादप जड़ों पर अधिशोषण यानी द्रव रूप में परिवर्तित हो गया, फिर ये कहां तक पहुंचेगा, पादप की जड़ों तक पहुंचेगा। अब मान लो पादप की जड़ों तक भी पहुंच गया, जड़ों तक पहुंचने के बाद में क्या होता है, जड़ों द्वारा अवशोषण, जड़ के अंदर प्रवेश करता है, जड़ों द्वारा अवशोषण। अब मान लो जड़ों ने भी इसको ग्रहण कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरण। सवाल कैसे पूछा जाता है, आप लोगों को सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि पोषक तत्वों का अधिग्रहण कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा होता है। तो हम कहेंगे पोषक तत्वों के अधिग्रहण में 4 चरण होते हैं हमारे। 4 चरण कौन कौन से हैं, सबसे पहले ठोस रूप से द्रव के रूप में परिवर्तन, दूसरा पादप जड़ों पर अधिशोषण, तीसरा जड़ों द्वारा अवशोषण, और चौथा कौन सा हो जाएगा, पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरण। अब आपको सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे इस बात पर थोड़ा सा मैं आगे की तरफ और आपको लेके चलूं। जनरली मान लो मेरा पॉइंट है यहां जड़ों पर अधिशोषण, पादप की जड़ों पर अधिशोषण कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक चीज देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये हमारा कोई भी प्लांट है, ये कोई भी पादप है, ठीक है, और ये इस पौधे की जड़ है, ठीक है, ये इस पौधे की जड़ें हैं। और इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने मिट्टी के अंदर जो है उर्वरकों का प्रयोग किया। ये हमने क्या डाल दिए, उर्वरक डाल दिए या तत्व हैं ये, ठीक है, ये तत्व हैं या उर्वरक है, कुछ भी इनको मान लो, ये है। अब मान लो ये तत्व हमारे, ये दोनों, इनको पौधा कैसे ग्रहण करेगा, पौधा तभी ग्रहण कर सकता है जब ये पादप की जड़ के पास में पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए, पादप की जड़ के पास में। अब पादप की जड़ के पास में कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी 2 ही कंडीशन है, या तो ये पोषक तत्व पानी के साथ में जड़ तक पहुंच जाए, या ये जड़ वृद्धि करती हुई पोषक तत्व तक पहुंच जाए। 2 ही संभावना है, या तो पोषक तत्व पानी के साथ पादप की जड़ तक पहुंच जाए, या जड़ वृद्धि करती हुई पोषक तत्व तक पहुंच जाए। और इन दोनों क्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं, तो ध्यान रखना, दोनों क्रियाओं को यहां नाम दिया जाता है। एक को तो हम कहेंगे जड़ अपरोधन, जड़ अपरोधन, ठीक है, और दूसरी को हम क्या नाम देंगे, संहति प्रवाह, संहति प्रवाह। अब दोनों के बारे में ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बात। जड़ अपरोधन क्या है, जब किसी पादप की जड़ वृद्धि करती हुई पोषक तत्व तक पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल ये जड़ है और ये जड़ यहां से वृद्धि करती हुई कहां पहुंच जाए, पोषक तत्व तक पहुंच जाए, तो फिर ये इस तत्व को आसानी से ग्रहण कर सकती है। तो इस क्रिया को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा जड़ अपरोधन, यानी पादप की जड़ का वृद्धि करते हुए तत्व तक पहुंचना क्या कहलाता है, जड़ अपरोधन कहलाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये कोई तत्व है और ये तत्व कहां पहुंच जाए, जड़ तक पहुंच जाए वृद्धि करता हुआ, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब इसको कहा जाएगा संहति प्रवाह। सर सवाल कैसे पूछा जाएगा,
हमें सीधा सीधा प्रश्न आता है कि पादप की जड़ का वृद्धि करते हुए तत्व तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? जड़ का वृद्धि करते हुए तत्व तक पहुंचना, जड़ अप्रोदन। पोषक तत्वों का जड़ों तक पानी के साथ पहुंचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा संहति प्रवाह। एक यहां और आता है, और एक क्रिया कौन सी होती है? वो क्रिया होती है विसरण। अब विसरण क्या होगा? विसरण होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करना। जनरली हम जानते हैं कि जो पादप की जड़ वाला क्षेत्र होता है, यहां पर पोषक तत्वों की सांद्रता ज्यादा होती है, ज्यादा क्या होती है? ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे ये पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है पौधा, तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उच्च सांद्रता कहां रह गई? दूर दूर वाले क्षेत्रों में। फिर उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से धीरे धीरे पोषक तत्व कहां आते हैं? निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर आते हैं, और उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास दो गैस के सिलेंडर हैं, हम घरों में यूज करते हैं तो गैस के सिलेंडर। कई बार हम क्या करते हैं, जो भरा हुआ गैस का सिलेंडर है उसमें से खाली सिलेंडर में गैस डालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? दोनों के बीच में एक ट्यूबवेल लगाते हैं, और जो हमारा भरा हुआ सिलेंडर है जहां पर सांद्रता ज्यादा है उसमें से खाली सिलेंडर में जहां पर सांद्रता कम है गैस ऑटोमेटिकली चली जाती है। वो क्रिया क्या है? वो क्रिया विसरण है। उसमें क्या हो रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति हो रही है। और कब तक होगी वो गति? जब तक दोनों में गैस की मात्रा बराबर ना हो जाए। ऐसे ही पादप की जड़ों के पास पोषक तत्वों की कमी होती है, तो दूर के जो तत्व हैं वो धीरे धीरे कहां पहुंच जाते हैं? जड़ों के पास पहुंच जाते हैं, और उस क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। प्रश्न कैसे पूछेगा आपको? आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि पादप जड़ों पर पोषक तत्वों का अधिशोषण कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, पादप की जड़ों पर तत्वों का अधिशोषण 3 क्रियाओं के द्वारा होगा: जड़ अप्रोदन, संहति प्रवाह और विसरण। एक सवाल मैं आपको और बता दूं, इंपोर्टेंटली आप लोग याद रखना। आपने देखा होगा कि पादप की जड़ वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पादप की जड़ का वो क्षेत्रफल जहां तक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उस क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र को कहा जाता है फोरेज। आपकी 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और याद रखना ये इंपोर्टेंट है। यानी पादप की जड़ों के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर पोषक तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? वो फोरेज कहलाता है। तो आप लोग यहां पर एक लाइन लिख लेना, फोरेज के आगे पादप की जड़ों के पास का वह क्षेत्र जहां पर पोषक तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाएगा? वो फोरेज कहलाएगा। पादप की जड़ों के पास का वह क्षेत्र जहां पर पोषक तत्व पाए जाते हैं वो फोरेज कहलाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात और याद रखना। ये तो कहानी हो गई जड़ों पर अधिशोषण की। अब बात यह है कि जड़ों के अंदर अवशोषण कैसे होता है? अवशोषण, अवशोषण का मतलब हुआ जड़ के अंदर प्रवेश करना। एक तो पोषक तत्व पादप की जड़ों के चारों तरफ जाकर के एकत्रित हो गए, वो क्रिया तो हो गई अधिशोषण। अब क्या होगा? जड़ के अंदर प्रवेश करेंगे, तो जड़ के अंदर प्रवेश करने की क्रिया क्या होगी? अवशोषण होगी। और बेसिकली ध्यान रखना कि जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो मैं कहूंगा निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण, और दूसरा मैं क्या कहूंगा? सक्रिय अवशोषण। आप लोगों से पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पादप जड़ों के अंदर पोषक तत्वों का अवशोषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? निष्क्रिय और सक्रिय। एक यहाँ इंपोर्टेंट बात और है, वो इंपोर्टेंट बात यह है कि जो सक्रिय अवशोषण होता है, इस सक्रिय अवशोषण में क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय अवशोषण में क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोगों से सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि किस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह है कि सर ये जो ऊर्जा है वो पैदा कहां से होती है? ऊर्जा उत्पन्न कहां से होगी? तो ध्यान रखना, ऊर्जा का जो स्रोत है पादपों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? वो मूल रोम है। क्या है? मूल रोम। ऊर्जा कहां से पैदा होती है? मूल रोम से पैदा होती है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे किसी पादप की जड़ होती है,
इस जड़ पर क्या पाई जाती है? रेशेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन रेशेदार संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो कहां से होगी? मूल रोम के द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद लास्ट क्रिया क्या थी हमारी? लास्ट क्रिया थी हमारी पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरण। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लूं कि जो पोषक तत्व हैं उनका पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? बेसिकली पादपों में दो परिवहन ऊतक होते हैं, और दो परिवहन ऊतक कौन कौन से हैं? एक तो मैं कहूंगा जाइलम, और दूसरा मैं कहूंगा फ्लोएम। फ्लोएम। पादपों में दो परिवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैंने सवाल यह किया है कि जो पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्या जाइलम के द्वारा होता है या फ्लोएम के द्वारा होता है? अच्छा, फ्लोएम के द्वारा होगा। फ्लोएम, जाइलम। चलिए अब देखो, बेसिकली आप भी जानते हो कि पोषक तत्व कहां से जाता है? मिट्टी में से जाता है। और किसके साथ जाता है? पानी के साथ। पोषक तत्व का परिवहन किसके द्वारा होगा? पानी के साथ होगा। और पानी का परिवहन कौन करता है? पानी को क्या कहेंगे? जल। जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। तो ध्यान रखना, पादपों के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनके परिवहन का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पादप के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, तो जाइलम के द्वारा होगा, क्योंकि नीचे से जा रहे हैं तो पानी के साथ ही वो पादप के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। अब ऊपर से जो चीजें आती हैं, जैसे पादप की पत्तियों में भोजन बना, तो वो भोजन जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तब वो किसके द्वारा आएगा? तब वो फ्लोएम के द्वारा आएगा। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है पादप के विभिन्न भागों में। ठीक है, तत्वों का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये कहानी होगी हमारी पोषक तत्वों के अधिग्रहण की, और बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपको समझ में आ गया कि पादप पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर, और आगे हम सीधा शुरू करेंगे विभिन्न पोषक तत्व, उनके कार्य और उनके कमी के लक्षण। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। जनरली एक पॉइंट हम बना लेते हैं यहां, और मैंने पॉइंट क्या बनाया? पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको पूरे पोषक तत्वों में काम आएगी। पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। बेसिकली कल मैंने आपको एक वर्गीकरण कराया होगा गतिशीलता के आधार पर, और उस वर्गीकरण को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि कमी के लक्षण 4 भागों पर दिखाई देते हैं, और 4 अलग अलग भागों पर अलग अलग तत्वों की कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जनरली मैं अगर बात करूं, सबसे पहले एक तो कहां दिखाई देंगे? पादप की पुरानी पत्तियों पर। कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जिनकी कमी के लक्षण पादप की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होने वाला, ध्यान रखना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसके कमी के लक्षण पादप के मध्य भाग पर दिखाई देते हैं, पादप के मध्य भाग पर। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के लक्षण पादप की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी जो क्लियर होने वाली है अभी। और कुछ तत्व हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कमी के लक्षण पादप के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कहां? शीर्ष भाग पर। अब थोड़ा सा मेरे साथ में आप लोग गौर करोगे। जनरली मैं अगर पुरानी पत्तियों की बात करूं तो मैंने आपको बताया होगा कि जितने भी हमारे गतिशील तत्व हैं, कौन से? गतिशील। सभी गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण हमें कहां दिखाई देते हैं? पादप की पुरानी पत्तियों पर। जो हमारे मध्यम गतिशील हैं, मध्यम गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण हमें कहां दिखाई देते हैं? वो हमें दिखाई देंगे पादप के मध्य भाग पर। और जो हमारे कम गतिशील तत्व हैं, कम गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं? पादप की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जो हमारे गतिहीन तत्व हैं, गतिहीन तत्वों की कमी के लक्षण हमें पादप के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं।
अब यहां थोड़ी सी जो इंपोर्टेंट बात है उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली जो पुरानी पत्तियों पर हमें लक्षण दिखाई देंगे, ये लक्षण हमारे दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कैसे होंगे? एक तो हमें मृत स्थान के साथ दिखाई देते हैं, मृत स्थान के साथ, ठीक है, और एक हमें मृत स्थान के अलावा दिखाई देते हैं, मृत स्थान के अलावा। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मृत स्थान के साथ का मतलब है कि जब भी तत्व की कमी का लक्षण दिखाई देगा तो पादप की पत्तियां मर जाएगी, यानी जहां लक्षण दिखाई देगा वो मरे हुए भाग पर दिखाई देगा। और मृत स्थान के साथ में कौन कौन से तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो बेसिकली आप लोग याद रखना, यहां पर एक तो पोटेशियम और एक मोलिब्डेनम। पोटेशियम और मोलिब्डेनम दोनों तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के लक्षण मृत स्थान के साथ में दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मृत स्थान के अलावा, तो इनको पुनः आगे हम कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे? पुनः आगे इनको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। अब ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इनमें कैसे? बेसिकली मैं तीन पार्टों में डिवाइड कर सकता हूं। इनमें कैसे होगा? इनमें एक तो ऐसे होगा कि पादप की जो पर्णशिरा है, पर्णशिरा वो कैसी बनी रहेगी? हरी बनी रहेगी, पर्णशिरा हरी। एक ऐसे होगा कि पादप की जो पर्णशिरा है, पत्ती की शिरा, वो कैसी हो जाएगी? पीली हो जाएगी, पीली। एक जो पादप की पत्ती है, पत्ती, वो कैसी हो जाएगी? बैंगनी हो जाएगी, बैंगनी। ये तीन तरीके से हमें क्या हो सकते हैं? इनके लक्षण विजिबल हो सकते हैं। यहां से प्रश्न आता है आपको इंपोर्टेंट, अभी समझ में आएगा, देखो थोड़ा सा जनरली। अब पर्णशिरा हरी किस तत्व की कमी के कारण बनी रहती है? तो वो तत्व है हमारा मैग्नीशियम। ध्यान रखना, कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम है। पर्णशिरा पीली किस तत्व के कारण होती है? तो वो तत्व है हमारा नाइट्रोजन। पत्ती बैंगनी किसके कारण होती है? तो वो तत्व है अपना फास्फोरस। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में आया होगा, गतिशील तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। इन सभी तत्वों की कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं? पादप की पुरानी पत्तियों पर, लेकिन लक्षण सभी के अलग अलग होंगे। पोटेशियम के कारण मृत स्थान पर दिखाई देंगे, मोलिब्डेनम के मृत स्थान पर दिखाई देंगे। मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्ती पीली पड़ जाती है, लेकिन उसकी पर्णशिरा हरी बनी रहती है। नाइट्रोजन के कारण पत्ती पीली पड़ जाती है और उसकी पर्णशिरा भी पीली पड़ जाती है। फास्फोरस के कारण पत्ती के किनारे कैसे हो जाते हैं? बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ये सभी में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। ऐसे ही मैं बात करूंगा मध्यम गतिशील, तो इसमें आपका एक ही तत्व है और यहाँ आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। यहाँ कौन सा है? यहाँ जिंक तत्व है। और इसके कारण क्या होता है? जो मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग की जो भी पत्तियां होती है वो कैसी पड़ती है? पीली पड़ती है। तो मध्य भाग पर अगर लक्षण पूछे तो जिंक के दिखाई देंगे। अब अगर मैं बात करूं नई पत्तियों पर, तो ध्यान देना, यहां पर भी दो हमारे पॉइंट आते हैं। अगर हम नई पत्तियों पर लक्षणों की बात करें तो इनको भी अपन दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। नई पत्तियों वालों को दो पार्टों में कैसे डिवाइड करेंगे? नई पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें भी कई बार क्या होता है कि जो पर्णशिरा है, पर्णशिरा वो हरी बनी रहती है, पर्णशिरा हरी बनी रहती है। और कई बार जो क्या है कि जो पर्णशिरा है, पर्णशिरा वो कैसी पड़ जाती है? वो पीली पड़ जाती है। अब हरी किस किस में बनी रहेगी इसकी अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखना, आयरन और मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज दोनों तत्वों में पर्णशिराएं हरी बनी रहती हैं। वहीं अगर मैं पर्णशिरा पीली की बात करूं, जैसे सल्फर है, जैसे मैं अगर बात करूं तो क्लोरीन है। कौन कौन सा तत्व हो गया? जैसे मान लो मैंने बात की सल्फर, जैसे मान लो मैं बात करूं यहां पर क्लोरीन, ठीक है। तो सल्फर, क्लोरीन और अगर मैं कहूं तो कॉपर, इन तत्वों के कारण पर्णशिरा कैसी पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। अभी मैं एक सवाल दूंगा आपको, वहां आपकी चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक में अगर बात करूं शीर्ष भाग पर, अब पादप का जो शीर्ष भाग है उस पर कौन से तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो वो दो ही तत्व हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो कैल्शियम और दूसरा कौन सा है? बोरॉन। कैल्शियम और बोरॉन दोनों तत्व ऐसे हैं जिसके लक्षण पादप के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा?
आप लोगों ने ये चीज तो अच्छी तरीके से देख ली। अब मैं जनरली आप लोगों से एक सवाल करता हूं जो आपको एग्जाम में उसी तरीके का सवाल पूछा जाएगा। चलिए, बेसिकली अब मेरा प्रश्न क्या है, मेरा प्रश्न है किस तत्व की कमी होने पर पादप की नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लेकिन पर्णशिराएं हरी बनी रहती हैं। मैंने ऐसे करके आपको प्रश्न पूछ लिया और मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन था मेरा नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन था मेरा मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन था मेरा आयरन और चौथा ऑप्शन था मेरा सल्फर। ये मैंने प्रश्न आप लोगों से पूछा और मैंने यही आपको ऑप्शन दे दी। इस तरीके से आपको एग्जाम में जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी होने पर पादप की नई पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, लेकिन उन पत्तियों की जो पर्णशिराएं हैं वो हरी बनी रहती हैं। इस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। हनुमान सैनी, सर हमारे फूल काले हो रहे हैं तो किस कारण हो सकता है? तुम्हारे कौन से फूल हैं? किस फूल के पौधे आपने लगाए हैं? मुझे क्या ऐसे पता थोड़ा चल रहा है कि तुम्हारे घर पर इसके फूल लगाए हुए हैं? श्रीपाल राव सी, अंकित कुमार सी, उमेद राम सी, मुस्कान, प्रियंका, आयरन। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा बहुत दिमाग तो आप लोगों ने जरूर लगाया। इसका मतलब आप लोगों का ध्यान तो इसी तरफ है और बहुत अच्छी बात है। जनरली देखो, नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, पत्ती पीली पड़ती है, ठीक है। मैग्नीशियम के कारण भी पत्ती पीली पड़ती है, आयरन के कारण भी पत्ती पीली पड़ती है और सल्फर के कारण भी पत्ती पीली पड़ती है। पहली बात तो ये है। लेकिन इंपोर्टेंट बात यहां ये भी है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों के कारण कौन सी पत्ती पीली पड़ती है? पुरानी। और आयरन और सल्फर के कारण कौन सी पत्ती पीली पड़ती है? नई। और यहां किस पत्ती के बारे में पूछा गया है? यहां पर नई पत्तियों के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? नई पत्तियों के बारे में। तो पहली बात तो आयरन और सल्फर में से कोई एक होगा। लेकिन यह इंपोर्टेंट बात यह है कि आयरन की जब कमी होगी तो पादप की जो पर्णशिरा है, पर्णशिरा वो कैसी होंगी? पर्णशिरा हरी बनी रहेंगी, सल्फर की जब कमी होगी तो जो भी पर्णशिरा है, पर्णशिरा वो कैसी पड़ जाएगी? वो पीली पड़ जाएगी, पर्णशिरा पीली पड़ जाएगी। बेसिकली मैंने यही पूछा है कि पत्तियां तो पीली हो जाती हैं लेकिन पर्णशिराएं कैसी बनी रहती हैं? हरी बनी रहती हैं। अब पर्णशिराएं किसमें हरी बनी रहेंगी? तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा वो तत्व होगा हमारा आयरन। इस प्रकार से आपको जो सवाल है वो इस पॉइंट से पूछा जाता है और ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट हम अब सीधा सीधा पॉइंट लगाएंगे नाइट्रोजन तत्व। अब हम तत्व, उनकी कमी के लक्षण, उनके कार्य और इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे बारीकी बारीकी से। गेंदी नहीं, गेंदा होता है। अरे छोटे फूल वाली गेंदी होती है, बड़े फूल वाला गेंदा होता है। चलिए, अब देखो जनरली अब हम सीधा किस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं? अब हम सीधा बात करेंगे नाइट्रोजन तत्व के बारे में। नाइट्रोजन तत्व, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है अपना नाइट्रोजन तत्व। सबसे पहली बात, कुछ बेसिक बातें कर लूं मैं आपके साथ में, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक इसका एन होता है। जनरली में अगर बात करें इसका जो प्राप्य रूप है, प्राप्य रूप वो क्या है? वो NO3 माइनस व NH4 प्लस।
अब यहां से जो एक इंपोर्टेंट सवाल आपको पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। बेसिकली हमें यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। बेसिकली हमारे जितने भी पादप हैं ज्यादातर दोनों रूपों में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं धान के पौधे की बात करूं, ये हमें एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना धान का पौधा नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में ग्रहण करता है। धान का पौधा किस रूप में ग्रहण करेगा नाइट्रोजन को? NH4+ के रूप में ग्रहण करता है, और ये सवाल भी हमें पूछा जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा और अगर आगे की तरफ चलूं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा यह है कि पादपों में इसकी सांद्रता कितनी होती है। सांद्रता, तो सांद्रता के संबंध में अगर बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा, नाइट्रोजन क्या है? सबसे बृहद तत्व है, इसकी आवश्यकता पादपों को सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, और सबसे बृहद तत्व इसकी जो सांद्रता होगी पादपों में कितनी होगी? 1 से लेकर के 1.5% होगी। कितनी होगी? 1 से लेकर के 1.5% होगी। मैंने कल आपको क्या बताया था कि पादपों के शरीर का जो 94% भाग है वो 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उन 94 के अलावा जो बाकी का हमारा 6% बचा हुआ है, उसमें 1 से 1.5% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, तो बाकी का 1 से 1.5% क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। इसके बाद में अगर बात करूं तो नेक्स्ट में सीधा सीधा पॉइंट आता है कि पादपों में नाइट्रोजन तत्व के कार्य कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन तत्व के कार्य कौन कौन से, ये इंपोर्टेंट पॉइंट में आएगा। जनरली अगर मैं नाइट्रोजन के कार्यों की बात करूं तो आप लोगों ने खेत में यूरिया का उपयोग किया होगा, करते होंगे, और जिसने खेत में यूरिया का प्रयोग किया है उसको नाइट्रोजन के कार्य तो ऑब्वियसली पता होंगे। सबसे पहले जब हम खेत में यूरिया का उपयोग करते हैं तो हमारे जो भी पत्ते पीले होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। तो पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या करता है? ये पादपों में हरापन लाता है। क्या करता है? पादपों में हरापन लाता है। सबसे पहला काम इसका क्या हो गया? पादपों में हरापन लाने का हो गया। ठीक है, अब यहां भी एक इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। जनरली हमें एक सवाल पूछा जाता है कि पादप की पत्तियों के हरे रंग का कारण क्या है? तो हरे रंग का कारण होता है क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो तत्व है मैग्नीशियम। तो अगर पादप की पत्तियों का हवाला देते हुए आपको प्रश्न पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। एक प्रश्न में सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि पादपों में हरेपन हेतु जिम्मेदार तत्व कौन सा है? तो पादपों में हरेपन के लिए कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो ये तत्व क्या करता है? ये तत्व पादपों में सरसता या कोमलता लाता है। क्या करेगा? सरसता या कोमलता लाता है। ठीक है, एक तो क्या कर दिया इसने? पादपों में हरापन, दूसरा सरसता या कोमलता। तीसरी में अगर बात हुई क्या करता है? ये पादपों में वानस्पतिक वृद्धि करवाता है। क्या करवाता है? पादपों में वानस्पतिक वृद्धि करवाता है। वानस्पतिक वृद्धि करवाता है। 2021 का अगर आपने पेपर देखा हो तो शायद वहां एक सवाल पूछा गया था, और सवाल ये था कि फसलों में कल्ले फूटने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? फसलों में कल्ले फूटने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? कल्ले फूटना मतलब टीलरिंग होना, और कल्ले फूटने का सीधा सीधा अर्थ है वानस्पतिक वृद्धि। वानस्पतिक वृद्धि से ही तो कल्ले फूटते हैं। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? वो आपका नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात हुई, ये क्या करता है पादपों में? एक ये प्रोटीन का अवयव होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन का अवयव होता है। और प्रोटीन का अवयव होता है इसलिए जो एंजाइम है, हार्मोन है, उनके निर्माण में भी सहायक होता है। प्रोटीन का अवयव होता है। और अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो ये ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करवाता है। ऑक्सिन क्या है? प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन। और ये क्या करवाएगा? ये ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करवाता है। हार्मोन का संश्लेषण यानी निर्माण, संश्लेषण करवाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन का
संश्लेषण करवाता है। नेक्स्ट में अगर बात करें क्या करता है, ये पादपों में भूसे की मात्रा में वृद्धि करता है। क्या करेगा? भूसे की मात्रा में वृद्धि करेगा। और भूसे की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ इसका एक कार्य और हो सकता है, आप लोग नोट कर लेना। वो एक कार्य क्या होगा? वो एक कार्य ये है कि ये भूसे की मात्रा में वृद्धि तो करेगा, उसके साथ साथ ये फसल पकने में भी देरी करता है। क्या करता है? फसल पकने में देरी करता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि वह तत्व कौन सा है जो फसल पकने में देरी करता है, तो फसल पकने में देरी कौन करेगा? नाइट्रोजन। सर ऐसा क्यों? इसके कारण वानस्पतिक वृद्धि होती है, और जब तक वानस्पतिक वृद्धि होगी तब तक हमारी फसल पकेगी ही नहीं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्या करता है? फसल को पकने में देरी करता है। तो बेसिकली ये इसके इंपोर्टेंट कार्य हो गए। सबसे पहले पादपों में सरस हरापन लाता है। दूसरा, पादपों में सरसता या कोमलता लाता है। तीसरा, पादपों में वानस्पतिक वृद्धि करवाता है। चौथा, प्रोटीन का अवयव होता है। पांचवा, ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण करवाता है। छठवां, भूसे की मात्रा में वृद्धि करता है। सातवां क्या हो जाएगा? फसल पकने में देरी करता है। एक आपको सवाल पूछा जाता है, मैंने यहाँ क्या बताया? मैंने आपको बताया ये प्रोटीन का अवयव है। ठीक है, आप लोगों को कई बार सवाल पूछा गया है कि गेहूं की ग्लूटीन प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? गेहूं की ग्लूटीन प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फिर आज के बाद आप याद रखोगे कि उसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। कौन सा? नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। ऐसे ही जो प्रोटीन हमारे दूध में पाई जाती है, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें भी कौन सा तत्व होता है? उसमें भी नाइट्रोजन तत्व होता है। तो ये दोनों प्रश्न में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछ लिए गए। तो आप लोग ध्यान रखोगे इन प्रोटीन में कौन सा होगा? नाइट्रोजन तत्व होगा। अब दूसरा सवाल हमें कहां से आएगा? एक तो कार्य हो गए, दूसरा पॉइंट फिर हमें क्या आएगा? दूसरा सीधा सीधा हमारा पॉइंट बनेगा कमी के लक्षण। क्या बनेगा? कमी के लक्षण। अब जनरली अगर मान लो मैं कमी के लक्षणों की बात करूं, तो अगर आपको कार्य पता है तो कमी के लक्षण भी आपको पता होगा। पहली इंपोर्टेंट बात तो ये पूछी जाएगी कि इस तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले कहां दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो नाइट्रोजन तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले कहां दिखाई देंगे? अभी हम पढ़ के आए हैं, सबसे पहले दिखाई देंगे पादप की पुरानी पत्तियों पर। कहां दिखाई देंगे? सबसे पहले पादप की पुरानी पत्ती पर दिखाई देते हैं। मैं कहूं तो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि पुरानी पत्तियों पर क्या होता है? तो पुरानी पत्तियों में हरिमाहीनता आ जाती है। क्या आता है? हरिमाहीनता। और इस हरिमाहीनता को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं पीलापन आ जाता है। पत्ती में क्या आ जाता है? पीलापन आ जाता है या हरिमाहीनता आ जाती है, या मैं कह सकता हूं क्लोरोसिस हो जाती है। इस हरिमाहीनता की एक विशेषता होती है। ये जो हरिमाहीनता है वो कैसी होगी? ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। ये हरिमाहीनता वी आकार की होती है। अंग्रेजी की जो वी वर्ड होता है वी आकार की होती है। वी आकार की। आप लोगों से सवाल पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि किस तत्व की कमी होने पर पादपों में वी आकार की हरिमाहीनता आती है? तो किसके कारण आएगी? वो नाइट्रोजन के कारण आएगी। बेसिकली हमने पढ़ा हरापन लाता है। क्या कहला रहा है? हरापन। तो जब इसकी कमी होगी तो पीलापन आएगा, हरापन गायब हो जाएगा। दूसरा, पादपों में सरसता या कोमलता लाता है। तो जब इसकी पादपों में कमी होगी तो पादप के तने कैसे हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे। ये क्या करता है? पादपों में वानस्पतिक वृद्धि करवाता है। वानस्पतिक वृद्धि। और जब भी इसकी कमी होगी पादपों में, जब भी इसकी कमी होगी तो जो भी हमारे पौधे हैं वो कैसे रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी कमी होने पर जो पौधा है वो कैसा रह जाता है? पौधा बौना रह जाता है। ये भी इसकी कमी का लक्षण है। जब भी कमी होगी पौधा कैसा रह गया? बौना रह गया। इसके बाद में अगर बात करूं, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण रुक जाता है। भूसे की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, भूसे की मात्रा में क्या आएगी? कमी। भूसा क्या प्राप्त होगा हमें? भूसा कम प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगर ये फसल पकने में देरी करता है और इसकी क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि फसल समय से पूर्व पक जाती है। हम क्या कह सकते हैं? फसल समय से पूर्व पक जाती है।
पक जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फसल समय से पूर्व पक गई। ये हमारे इसके कमी के लक्षण हो गए। इंपोर्टेंट तो यही है हमारे 2 पॉइंट ऊपर के जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर क्या होगा, हरिमाहीनता, क्लोरोसिस या पीलापन आ जाएगा। और कैसी हरिमाहीनता होगी, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि वही आकार की हरिमाहीनता होगी। कैसी, वही आकार की। पौधा बोना होगा, भूसा कम हो जाएगा और फसल समय से पहले पक जाएगी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की सामान्य परिचय हो गया, कार्य हो गए और कमी के लक्षण हो गए। अब नाइट्रोजन में हमें एक तीसरा पॉइंट और पूछा जाता है, वो हम केवल नाइट्रोजन में ही पढ़ेंगे। वो तीसरा पॉइंट क्या है, बेसिकली वो तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन की अधिकता से हानियां। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन की अधिकता से हानियां। बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि अगर मान लो नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए पादपों में, तो उस अधिकता से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। जर्नल बे में हमने पढ़ा है नाइट्रोजन का कार्य क्या है, नाइट्रोजन पादपों में वानस्पतिक वृद्धि करवाता है। तो जब इसकी अधिकता होगी पादपों में, तो वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी। वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी तो जैसे ही हवा चलेगी फसल गिर जाएगी। क्या हो जाएगा, फसल गिर जाएगी। तो मैं सबसे पहली हानि यहां क्या लिखूंगा, सबसे पहली हानि यह है कि जो भी हमारी फसल है, फसल वो गिर जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता की पहली हानि क्या होगी, फसल गिर जाती है। और इंपोर्टेंट बात यह है कि इस फसल के गिरने की जो क्रिया है, वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो क्रिया कहलाएगी लोडजिंग। फसलों के गिरने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वो लोडजिंग कहलाती है। और ये लोडजिंग सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, गन्ना में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लोडजिंग की क्रिया किस में होगी, गन्ना में होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का ज्यादा उपयोग गन्ना में किया जाता है, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक और चीज यहाँ याद रखना, लोडजिंग से बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए गन्ना में कौन सी क्रिया की जाती है, तो गन्ना में फिर हम करते हैं क्रॉपिंग की क्रिया। कौन सी क्रिया करते हैं, क्रॉपिंग की क्रिया। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, फसल गिर जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन क्या करता है, पादपों में सरसता या कोमलता लाता है। नाइट्रोजन तत्व क्या करेगा, पादपों में सरसता या कोमलता लाने का काम करेगा। और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो पादप में सरसता या कोमलता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा सरसता या कोमलता होगी तो रोग और कीटों का प्रकोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि फसल में रोग और कीटों का अधिक प्रकोप होता है। फसल में रोग व कीटों का अधिक प्रकोप होता है, अधिक प्रकोप होता है। ठीक है, कितनी हानि हो गई, 2। अब तीसरी हानि पर चलते हैं। जब सरसता या कोमलता ज्यादा होती है तो पादप में पानी ज्यादा होता है। पानी ज्यादा होता है तो जितनी भी हमारी फसल है, फसलों के भंडारण गुणों में कमी आती है। विशेषकर सब्जियों की फसल के भंडारण गुणों में कमी आती है, कमी आती है। ठीक है, हो गया। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्या होगा, जो आलू की फसल है हमारी, आलू में क्या होता है, कंद छोटा रह जाता है। आलू में जो कंद है वो कैसा रह जाता है, कंद छोटा रह जाता है। ठीक है, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं गन्ना की बात करूं, गन्ना की फसल में क्या होगा, गन्ना की फसल में शर्करा या मैं कहूं तो मिठास, शर्करा या मिठास की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। शर्करा या मिठास की कमी। और ये सभी हमारे क्या होंगे, ये नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाली हानियां होंगी। बेसिकली आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले फसल गिर जाती है और ये गिरने की क्रिया क्या कहलाती है, लोडजिंग। सबसे ज्यादा लोडजिंग किसमें होती है, गन्ना में। लोडजिंग से बचाव के लिए क्या करते हैं, क्रॉपिंग की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, फसल में रोग और कीटों का अधिक प्रकोप होता है, फसल के भंडारण गुणों में कमी आती है, आलू में कंद छोटा रह जाता है और गन्ना में शर्करा या मिठास की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, इंपोर्टेंटली में सवाल पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन की अधिकता से हानियां हैं, नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करने का कार्य कौन से तत्व करते हैं, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कम करने का कार्य। ध्यान रखना, तो जो नाइट्रोजन की अधिकता अगर किसी पादप में हो गई तो उसकी अधिकता को कम करने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो फास्फोरस व पोटेशियम करेगा। फास्फोरस और पोटेशियम दो ऐसे तत्व हैं जो फसलों में नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। तो हमें सवाल ये भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करने के लिए जिम्मेदार तत्व है, तो फास्फोरस और पोटेशियम। एक में यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि किस तत्व को एंटी लोडजिंग तत्व कहा जाता है। क्या प्रश्न पूछ लेता है, एंटी लोडजिंग तत्व। अब एंटी लोडजिंग तत्व का मतलब क्या है, एंटी लोडजिंग तत्व का मतलब है कि वह तत्व जो फसल को गिरने से बचाता है, वह तत्व जो फसल को गिरने से बचाता है। तो इसमें भी कौन से आएंगे, इसमें भी हमारे दोनों तत्व आएंगे, फास्फोरस व पोटेशियम। दोनों को हम क्या कहते हैं, दोनों को एंटी लोडजिंग तत्व कहते हैं। ये दो बातें आप और याद रखोगे, एंटी लोडजिंग तत्व फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। और नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करने का काम कौन करेगा, तो ये भी हमारे फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है अब की बिल्कुल क्लियर होंगी, और ये हमारा तत्व भी बिल्कुल क्लियर हो गया, नाइट्रोजन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले तत्व की तरफ। मुस्कान क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है, मुस्कान का तो क्लियर होता ही है खैर वैसे भी, क्योंकि नाम ही मुस्कान है, तो कहने ही क्या है फिर, प्रियंका, सोनम, ओके। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं अगले न्यूट्रिएंट की तरफ, और नेक्स्ट जो अपना न्यूट्रिएंट है बेसिकली वो है फास्फोरस। फास्फोरस, और इसका प्रतीक अगर मैं सबसे पहले बात करूं सामान्य परिचय में, प्रतीक क्या होता है, प्रतीक इसका होता है पी। प्रतीक क्या होगा, पी, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसके प्राप्य रूप की बात करूं, प्राप्य रूप, तो पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो बेसिकली हमने पढ़ा है H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस 2 या PO4 माइनस 3। पौधे किस किस रूप में ग्रहण कर सकते हैं, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं, आगे में सवाल ये पूछा जा सकता है कि पादपों में इसकी जो सांद्रता है वो कितनी होती है। तो बेसिकली ये मुख्य प्राथमिक मुख्य तत्व है, मुख्य तत्व की जो सांद्रता कितनी होगी, लगभग 1%। इसकी पादपों में सांद्रता कितनी होती है, तो लगभग 1% होती है। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट जहां हम बात करेंगे कार्य। अब इस तत्व के पादपों में क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपोर्टेंट चीज बता दूं मैं, जो कि इंपोर्टेंट है, पहली और इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो इस तत्व की अगर हम बात करें तो ये तत्व क्या करता है, पादपों में जनरली जड़ों का विकास करता है, या मैं सीधा सीधा कहता हूं पादपों में जड़ों का विकास करना। पहला काम इसका क्या है, ये पादपों में जड़ों का विकास करता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरा इसका कार्य क्या होगा, दूसरा इसका कार्य है दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का विकास करना। दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का, जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, जड़ ग्रंथियों का विकास करना, ठीक है। बेसिकली एक बात मेरी याद रखना, ये प्रश्न आपको पूछा भी जाता है, तो इंपोर्टेंट बात है कि जड़ के संबंध में आपको कोई सा भी सवाल पूछा जाए, और ये आता है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप फास्फोरस लगा देना, जड़ के संबंध में कोई भी सवाल आपको पूछा जाए। आगे अगर मैं बात करूं ये क्या करता है, ये पादपों में ऊर्जा का संग्रहण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है।
और आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पादपों में ऊर्जा के संग्रहण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा है, फास्फोरस है, और ऊर्जा का संग्रहण करता है। इसीलिए इस तत्व को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा। क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा, या फिर मैं कह सकता हूं एनर्जी करेंसी। क्या कहेंगे, ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहेंगे। ठीक है, ये तत्व क्या करता है, पादपों में ऊर्जा का संग्रहण करता है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। कई बार हम इस तत्व को पादपों का माइटोकॉन्ड्रिया भी कह देते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण होता है। वैसे ये तत्व भी क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। तो हम कह सकते हैं पादपों का माइटोकॉन्ड्रिया या ऊर्जा मुद्रा, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी कहेंगे। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले पॉइंट पर, अगला इसका कार्य क्या है, ये क्या करेगा, ये पादप में दाने की मात्रा व आकार में वृद्धि करता है। मात्रा व आकार में वृद्धि, एक तो ये क्या करेगा, दाने की मात्रा को बढ़ाएगा, दूसरा उसका जो आकार है हमारे दाने का, उसके आकार में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। एक में अगर बात करूं जो फास्फोरस है, आपकी जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए जो होते हैं, उनके संगठक का अवयव होता है। तो ये क्या करता है, ये आनुवांशिक गुणों की स्थानांतरण हेतु भी आवश्यक है। क्या है, आनुवांशिक गुणों की स्थानांतरण हेतु आवश्यक है। ये क्या करता है, ये पादपों में आवश्यक जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जेनेटिकली लक्षण होते हैं, उनके स्थानांतरण के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे डीएनए उसमें क्या होता है, फास्फेटिक अम्ल होता है। क्या होता है, फास्फेटिक अम्ल होता है। वो फास्फेटिक अम्ल में क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो ये फास्फोरस क्या करता है, आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में सहायता करता है। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है, ये पादपों में रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता का विकास करता है। वो लाइन गलत लिखी हुई है। रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता का जो विकास करता है वो पोटेशियम तत्व है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि वो जो लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है वो क्या है, वो गलत लिखी है। तो ये इस तत्व के क्या हो गए, प्रमुख कार्य हो गए। बेसिक सबसे इंपोर्टेंट जो काम आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो यही है। ठीक है, ये क्या करता है, जड़ों का विकास करता है। दूसरा दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का विकास करेगा। तीसरा ऊर्जा का संग्रहण करता है, इसलिए ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहते हैं। चौथा दाने की मात्रा और आकार में वृद्धि करता है। पांचवा आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण हेतु आवश्यक है। एक मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को क्या करता है, उदासीन करता है, और ये एंटी लोडजिंग का काम करता है। ठीक है, वो चीजें मैंने आपको पीछे कवर करवा दी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो नेक्स्ट में पॉइंट ये पूछा जाएगा कि फास्फोरस तत्व की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। जनरली में अगर बात करूं तो अब क्या है, कमी के लक्षण। वैसे तो अगर हमें किसी तत्व का कार्य पता है तो कमी के लक्षण तो हम ऑटोमेटिकली लिख ही सकते हैं, हम जान ही सकते हैं। अब बेसिकली सबसे पहली बात यही पूछी जाएगी कि कमी के लक्षण किस भाग पर दिखाई देते हैं, किस भाग पर। तो बेसिकली ये हमें पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सभी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, पादप की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। कहां दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों पर। अब क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो मैंने ऑब्वियसली आपको बताया था, इसके कारण क्या होता है, पत्तियों के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इस तत्व की जब भी कमी होगी पादपों में, पत्तियों के किनारे कैसे हो जाएंगे, पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, अब दो तो इसके इंपोर्टेंट लक्षण होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ये क्या कार्य करता है, ये जड़ों का विकास करता है। तो हम कह सकते हैं पादप में जड़ों का विकास रुक जाता है। हम क्या कहेंगे, पादप में जड़ों का विकास रुक जाता है। ऊर्जा का संग्रहण करता है, तो मैं क्या कहूंगा, पादपों में ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा का संग्रहण नहीं होता है। दाना पतला रह जाता है, दाने की मात्रा और आकार में वृद्धि करेगा। जब इसकी कमी होगी तो दाना कैसा रह जाएगा, पतला रह जाएगा। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण रुक जाता है। ये सभी क्या हो जाएंगे, इसकी कमी के लक्षण हो जाएंगे। अब एक सबसे इंपोर्टेंट बात मेरी आप लोग नोट करोगे, यहां सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इस तत्व की कमी होने पर, मैं दिखा रहा हूं आपको पूरी लाइन, इस तत्व की कमी होने पर
कमी होने पर पादप जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। पादप जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। और जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इस तत्व को एक नाम देते हैं। और वो नाम क्या है? वो नाम है इसका ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा नहीं, की ऑफ लाइफ, तो तुम्हें लिखा दिया आपको, इसीलिए इसका नाम क्या है? की ऑफ लाइफ, या हम इसको क्या कहेंगे? जीवन कुंजी। जीवन कुंजी। आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि किस तत्व को पादपों की की ऑफ लाइफ कहा जाता है, किस तत्व को पादपों की जीवन कुंजी कहा जाता है। तो बेसिकली हम कहेंगे की ऑफ लाइफ या जीवन कुंजी किस तत्व को कहते हैं? फास्फोरस को कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व क्या करता है? सारे जो आनुवांशिक लक्षण उनको नियंत्रित करेगा, जड़ों का विकास ये करेगा, ऊर्जा संग्रहण का काम ये करेगा। तो इसके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको क्या कह दिया? की ऑफ लाइफ कह दिया। अब ये प्रश्न आपको दो तरह से आएगा। अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि वे तत्व कौन से हैं जिनके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, तो कल हमने पोषक तत्वों का अनिवार्यता सिद्धांत पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्वों के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। अगर ये प्रश्न पूछा है कि वह कौन सा तत्व है, तब कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस। और अगर यूं पूछे जाए बे तत्व, तो कौन सा हो जाएगा? आवश्यक पोषक तत्व हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे सवाल जो हैं आपको कहां से पूछे जाएंगे? फास्फोरस के संबंध में पूछे जाएंगे। अब फास्फोरस की कहानी भी अपनी कंप्लीट हुई। राइजोबियम जीवाणु के कारण, देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं। जनरली एक तो आपको सवाल आता है भूसा से, ठीक है। अब भूसा के संबंध में हमें तीन सवाल बनते हैं। एक तो सवाल बनेगा भूसा की मात्रा में वृद्धि, ठीक है। एक बनेगा भूसे की मात्रा में कमी, एक में पूछा जाएगा भूसे की गुणवत्ता में वृद्धि, ठीक है। तीन सवाल पूछता है। भूसे की मात्रा में जो वृद्धि होगी वो किसके कारण होगी? वो वृद्धि होगी हमारी नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण। भूसे की मात्रा में जो कमी करेगा वो कौन करेगा? वो फास्फोरस करेगा। भूसे की गुणवत्ता में वृद्धि कौन करेगा? वो पोटेशियम करेगा। ऐसे ही हमें सवाल कहां से पूछा जाता है? हमें जड़ ग्रंथि से पूछा जाता है। जो पादपों की जड़ ग्रंथि होती है, जड़ ग्रंथि, ठीक है, इसके संबंध में भी हमें सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। पहला सवाल में यह आएगा कि जड़ ग्रंथि का विकास कौन करता है? विकास, तो ध्यान देना, जड़ ग्रंथि का जो विकास होता है वो किस तत्व के द्वारा होता है? वो फास्फोरस के द्वारा होता है। वहीं हमें दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि जो जड़ ग्रंथियां होती हैं, जो जड़ ग्रंथियां होती हैं उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जीवाणु, तो जीवाणु हमें पता है कौन सा है? राइजोबियम है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम जीवाणु कौन सा तत्व प्रदान करता है, यानी इस जड़ ग्रंथि से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो फिर आप याद रखोगे जड़ ग्रंथि से हमें नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है। कौन सा तत्व प्राप्त होगा? नाइट्रोजन तत्व। अब हमें बात यह है कि इस जड़ ग्रंथि में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें सहायक तत्व कौन कौन से हैं? सहायक तत्व, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है इसके द्वारा, उसमें सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तब आप इंपोर्टेंटली याद रखोगे, जैसे वेनेडियम है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे मोलिब्डेनम है। ये सभी तत्व क्या होते हैं? ये सभी तत्व जड़ ग्रंथि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो ये सवाल आपको इस तरीके से यहां से पूछे जाते हैं। सवाल ये पूछा है कि जड़ ग्रंथि के विकास हेतु आवश्यक तत्व फास्फोरस, जड़ ग्रंथि में कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन होता है। जड़ ग्रंथि में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? वेनेडियम है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है। ये क्या होंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होंगे। तो इस तरीके से आपको यहां से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे और चलता हूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला जो अपना तत्व है वो कौन सा है? नेक्स्ट तत्व है अपना पोटेशियम। अगला तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। अब बेसिकली हम बात करेंगे पोटेशियम की। अब जनरल वे में अगर मान लो मैं पोटेशियम की बात करूं तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात वही है कि इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक, तो इसका प्रतीक क्या होगा? के होगा।
और इसका जो प्राप्य रूप है, प्राप्य रूप वो क्या होता है, वो K+ होता है। और इसकी जो पादपों में सांद्रता होगी वो भी कितनी होगी, 1% होगी, 1%। अब एक जर्नल सा सवाल मैं आपको बता दूं, जैसे नाइट्रोजन का जो प्रतीक हमने पढ़ा, नाइट्रोजन का वो हमने क्या पढ़ा, N पढ़ा। फास्फोरस का जो प्रतीक हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, P पढ़ा। और जो पोटेशियम का प्रतीक हम पढ़ रहे हैं, पोटेशियम का, वो हम क्या पढ़ रहे हैं, K पढ़ रहे हैं। अब बात यह है कि इसके नाम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका प्रतीक क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। नाम के हिसाब से इसका प्रतीक P होना चाहिए, लेकिन क्या है, K है। तो कई बार हमारे सामने यही सवाल पैदा हो जाता है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, और इसलिए आपकी कोई 2000 जानकार होंगे वही आपसे पूछ लेंगे कि फास्फोरस का प्रतीक P होता है लेकिन पोटेशियम का प्रतीक K होता है, ऐसा क्यों। तो इसका कारण यह है, ध्यान देना, कि तत्वों का जो नामकरण हुआ है, नामकरण वो किस भाषा में हुआ है, वो लैटिन भाषा में हुआ है, लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा में जो पोटेशियम होता है, ध्यान रखना, लैटिन भाषा में जो पोटेशियम तत्व है इसको क्या कहा जाता है, इसको कैलियम कहा जाता है। पोटेशियम तत्व को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं। और कैलियम बोलते हैं इसलिए इसका प्रतीक क्या रखा गया है, के रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इसे नाइट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कैलियम इसलिए रखा गया है के। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपका कोई दोस्त है तो आपका मजाक बनाना चाहे वो आपसे पूछ लेगा। अब देखो नेक्स्ट हमारी बात हुई है कार्य क्या क्या होंगे, बेसिकली अब हम कार्यों की बात कर लेते हैं। कार्य, चलिए जनरल वे में अब मैं कार्यों की बात कर रहा हूं पोटेशियम में। तो सबसे इंपोर्टेंट कार्य ये है कि ये क्या करता है, ये पादप रंध्रों पर नियंत्रण करता है। ये क्या करेगा, पादप रंध्रों पर नियंत्रण, रंध्रों पर नियंत्रण। और ये पादप रंध्रों पर नियंत्रण करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि किस तत्व को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा कौन सा तत्व है, वो पोटेशियम तत्व है। जो पादप के रंध्र होते हैं वहां से जल की हानि होती है, जल बाहर निकलता है अंदर जाता है, ऐसे जल की हानि होती रहती है रंध्रों से। तो उन रंध्रों पर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, बंद करना खुलना, वो कंट्रोल कौन करेगा, ये पोटेशियम तत्व करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रैफिक पुलिसमैन कहेंगे। अब ये पादप के रंध्रों पर नियंत्रण करता है। तो जब मान लो पादप में पानी की कमी होगी, ध्यान देना मेरी बात पर, जब कभी पादप में पानी की कमी होती है तब ये रंध्रों को बंद कर देता है, पानी ज्यादा होता है तो हमेशा के लिए खोल देता है ताकि जल्दी से बाहर निकल जाए। यानी मैं कह सकता हूं कि ये क्या करता है, ये पादप को जल की कमी से सुरक्षा करता है। पादपों को क्या करता है, जल की कमी से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लो किसी पादप में जल की कमी हो जाए तो उसमें कौन सा तत्व आवश्यक होगा, वो आपका पोटेशियम तत्व आवश्यक होगा। या मैं क्या कह सकता हूं, ये पादपों को सूखे से बचाता है, सूखे से बचाव करता है, कैसे भी मैं इसको कह सकता हूं, सूखे से बचाव करता है। ठीक है, आगे इंपोर्टेंट बात, सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि जो ये तत्व है पोटेशियम, वो तत्व क्या है, वो जो भी हमारे फसल उत्पाद होते हैं, जो भी हमारे फसल उत्पाद होते हैं उनमें किसका काम करता है, उनमें गुणवत्ता लाने का काम करता है। क्या करेगा, ये फसल उत्पादों में गुणवत्ता, या मैं कहूं तो फसल उत्पादों में क्वालिटी लाने का काम करता है। ये क्या करेगा, जो भी हमारे फसल उत्पाद है उनमें गुणवत्ता या क्वालिटी लाने का काम करता है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वालिटी तत्व। क्या कहा जाता है इसको, क्वालिटी तत्व कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस तत्व को क्वालिटी तत्व के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का पेपर उठाओ, वहां पर पूछा गया है। तो किसको कहा जाएगा, पोटेशियम को कहा जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला काम ये क्या करेगा, अगला काम यही पादपों में रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता लाता है, रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता लाता है।
प्रतिरोधकता लाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट काम क्या हो गया, रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधकता लाना। ये इसके कुछ इंपोर्टेंट काम है। बाकी दो मैंने आपको बताई दिए, लोडिंग एंटी लोडिंग तत्व है और नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को भी ये कम करता है। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। रंध्रोपण नियंत्रण करेगा, इसलिए ट्रैफिक पुलिसमैन कहेंगे। जल की कमी से सुरक्षा प्रदान करता है, या मैं कहूं तो सूखे के प्रभाव से बचाता है। आगे फसल उत्पाद की गुणवत्ता या क्वालिटी में वृद्धि करता है, इसलिए इसको क्वालिटी तत्व कहते हैं। रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता का पादपों में क्या करता है, ये विकास करता है। तो ये इसके इंपोर्टेंट क्या होंगे, काम होंगे। कई बार ये पादपों में परिवहन का काम भी करता है। मैंने कल आपको लिखाया होगा कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, तो इसमें हमने लिखा है कि ये पोटेशियम परिवहन में भी आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और आएगा, हमें कमी के लक्षण। बेसिकली अगर हम इस तत्व की क्या बात करें, कमी के लक्षण की बात करें, तो वैसे ज्यादातर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल वे में आप पढ़ सकते हो कि कमी के लक्षण सबसे पहले कहां दिखाई देंगे। अगर मान लो मैं बात करूं सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम जो इसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे वो ऑब्वियसली बिल्कुल फिक्स है, पुरानी पत्तियों पर। कहां दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों पर। और पत्तियों में क्या परिवर्तन होता है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इसकी कमी के कारण जो पत्ती होती है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। पत्ती क्या हो जाती है, सूखने लगती है या सूख जाती है। हमने कहा था मृत स्थान के साथ दिखाई देते, तो मतलब सूख जाती है पत्ती। एक और इंपोर्टेंट बात है कि जो भी इसकी पत्तियां होती हैं जो सूखती हैं, सूखने के बाद वो कैसे हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। हंसियाकार। ज्यादातर जो आपकी किताबें हैं उन्होंने इस लक्षण को फास्फोरस में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ज्यादातर किताबों में ये लक्षण फास्फोरस में लिखा हुआ है, लेकिन वह गलत है। जब भी इस रोग में पत्तियां सूख, जैसे मान लो ये कोई पत्ती है, ये पत्ती जब सूखेगी तो ऐसे मुड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। ऐसे मुड़ेगी तो कैसे हो जाएगी, हंसियाकार हो जाएगी। तो हंसियाकार किसमें होती है, ये आपके पोटेशियम तत्व में होती है। तो ये इसकी कमी के लक्षण दो तीन जो इंपोर्टेंट हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी आपका पोटेशियम तत्व भी क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारे प्राथमिक तत्वों के कार्य हमने कंप्लीट कर लिए। कल जब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम शुरू करेंगे कहां से, द्वितीयक पोषक तत्वों से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उसके बाद जो सूक्ष्म तत्व हैं उनके कार्य हम जानेंगे। यानी कल जो अपना पोषक तत्व वाला पॉइंट है इसको पूरे तरीके से हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आज अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, बाकी आज के लिए काफी है। नेक्स्ट कल अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पोषक तत्व वाला, फिर हम इसी का संबंधित टॉपिक चालू करेंगे, खाद एवं उर्वरक। मुस्कान, प्रियंका, क्लियर है सभी का, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो हनुमान सैनी एकदम क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब साफ भी होता है, तो ऐसा तो नहीं साफ कर दिया हो एकदम पीछे से है? सोनम, प्रियंका, मीना, नो डाउट, गोनू राजपूत, उमेद राम, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल सभी का क्लियर है। वैसे मैं खुद डाउट छोड़ता नहीं हूँ, सारी चीजों को क्लियर कराते ही आगे चलता हूँ, वरना तुम लोग सभी कमेंट करोगे तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा इतनी कमेंट को, इसीलिए अपनी तरफ से ही पूरी कोशिश। मुस्कान, हमारा तो रिवीजन हो रहा है, हाँ पहले भी हो गया होगा ये टॉपिक, और अच्छी बात है अभी की मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड की है, और हर बार एक नया तरीका भी होता है। आप किसी टीचर से 5 बार पढ़ोगे तो 5 बार वो नए तरीके से पढ़ाएगा। सर मैंने पूछा उसका आंसर दो ना सर प्लीज। कौन सा पूछा है आपने? दीपक वर्मा, बुक कब तक मिल जाएंगी? दीपक, बुक सभी की पहुंची गई हैं। अगर आपकी नहीं पहुंची हैं तो एक बार कॉल कर लेना और आपके पास रिसिप्ट डाल देंगे, शायद आपका पोस्ट में लेके आ गया हो कहीं। गेंदी, हाँ वो मैंने पढ़ नहीं पाया था उस टाइम पर, अभी बताओ दोबारा से। चलिए अभी पूछ लो दोबारा से, क्या पूछ रहे थे, उसके बाद में चलते हैं। मुस्कान, गेंदी के पादप में कालापन, अच्छा गेंदा के पादप में कालापन, पुष्पों का काला होना, ऐसा तो नहीं है गेंदा आपका मिक्स्ड फ्लावर ले लिया हो आपने? एक बार फोटो भेजना, ऐसे कोई पता नहीं चलता कि क्या काला हुआ है। बेसिकली आप लोग भूरे को भी काला बोल सकते हो, ठीक है। उसका फोटो भेजना, मैं बता दूंगा उसका सोल्यूशन जो भी है। मॉर्निंग में कॉल किया
था सर, बट आपने उठाई ही नहीं। मेरे पास एक दिन में 1000 से ज्यादा कॉल आती हैं और मेरे में जो नंबर सेव है मैं केवल उसी को उठाता हूँ अब ज्यादातर। वो बाई चांस है कि आपका उठा लूं तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर आप लोग कॉल, तो कोई चांस ही नहीं उठाने का। देखो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो आप लोग, मैं वहां से देख लूंगा फिर, या योगेश सर का नंबर हो तो उनसे आप कॉल कर सकते हो। सिकुड़ गए और काले पड़ रहे हूँ, पानी ज्यादा दे दिया इसका मतलब सिकुड़ गए और काले पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ठंड लग गई, रजाई उड़ा देना उनको। मेरे पास है योगेश सर का नंबर, तो हाँ कोई भी आपको जानकारी अगर कॉल से लेनी है तो उन्हीं को फोन किया करो, और अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो मुझे कर दिया करो, रिप्लाई मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है, नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू। और वो पढ़ के आना जो भी सारी चीजें पीछे वाली भी, और आगे का पॉइंट भी आप पढ़ के आ सकते हो। आगे के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनके बारे में कल पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।